हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज आपके सामने एक नई बीमारी को लेकर आए। नई क्या है, तो बहुत पुरानी, और दिन ब दिन इसको देखा जा रहा है कि लोगों के पीछे आम होती चली जा रही है। तो इसलिए मन कहा कि इस पर कुछ थोड़ा सा तस्करा कर लिया जाए और तफसील से बातें कर ली जाएं। तो उसका नाम है फ्रोज़न शोल्डर। वैसे तो अमूमन ये इंग्लिश वर्ड है, और इसको अगर मेडिकल टर्म्स की बात करें तो इसको पेरी अर्थराइटिस भी कहते हैं, और हिंदी में अमूमन चाल चलन की भाषाओं में कंधा जाम की दिक्कतें कहते हैं। आजकल कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो शिकायतें लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। हाथ कुछ यहाँ तक ला पाते हैं, कुछ यहाँ तक ला पाते हैं, कुछ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसका मैं बताता चलता हूँ कि क्या चीज़ है ये, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे निजात कैसे मिल सकती है। तीनों पे हम स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं कि उसके बारे में जानते हैं होता क्या है। ठीक, फ्रोज़न शोल्डर, पेरी अर्थराइटिस। और इसमें होता क्या है कि अमूमन कंधा होता है, ग्लिनोह्यूमरस जॉइंट इसे बोलते हैं। हमारा शोल्डर जॉइंट 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, क्लेविकल, क्लेविकल, स्कैपुला एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये तीनों हड्डियां मिलकर शोल्डर जॉइंट को बनाती हैं। बाकी मसल्स होती हैं जो मेजर डेल्टॉइड मसल्स होती हैं, फिर पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन होता है। और इतना डीपली ना जाके हम थोड़ा शॉर्ट में और मोटी मोटी बातें करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि शोल्डर जॉइंट आप सभी जानते हैं। और दूसरी चीज़ अब इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है कि मरीज़ आपको बताता है कि डॉक्टर साहब मैं कपड़ा नहीं उतार पाता हूँ, कंघा नहीं कर पाता हूँ, कुल मिला के मेरा हाथ ऊपर नहीं जा पाता है। दूसरी शिकायतें ये बताता है कि मैं जब रात में सोता हूँ तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है रातों में। तीसरा लक्षण वो ये बताता है कि अगर मैं कुछ भी उठा के फेंक दूं या झटका हल्का सा लग जाए तो जान सी निकल जाती है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी किसी में इस जगह पर भी एक जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ यहाँ पर भी वो सीवियर पेन बताते हैं। तो ये हो गए इसके लक्षण। अब ये होता कैसे है, क्यों हो जाता है, इस पे ज़रा बात करते हैं। अमूमन जो इस दिक्कतों को देखा गया है वो देखा गया है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं 10 में से 8 लोग डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है इसको थोड़ा सा हम आगे बातें करते हैं। ठीक, ये एक बैड पॉस्चर डिफॉर्मिटी होती है। ये उन लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कि इस करवट लेटते हैं। मान लीजिए ये इस करवट लेटें चाहे इस करवट लेटें, तो जिस करवट ज़्यादा लेटते हैं वो लोग, तो उसमें उस शोल्डर में ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, ये दिक्कतें उभरने लगती हैं। और ये कोई 1-2 दिन लेटने में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये अमूमन लगातार जब हम साल 2 साल 3 महीना जब हमारी हैबिट में ये चीज़ें पड़ जाती हैं तो ये दिक्कतें आपको सामने आ जाती हैं। और ये हो गया। अब जब लेट रहे हैं, लेटने के बाद कोई एक्सरसाइज की एक्टिविटी भी उनके ज़िंदगी में शामिल नहीं है तो चांसेस और ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब ये जब होता क्या है कि इसमें दो जो जोड़ होते हैं आपस में नज़दीक आ जाते हैं, चपक जाते हैं, जिसके बीच में एक बैंकार्ड लीजन एक तैयार हो जाता है जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट को फ्रीली मूव होने से रोकता है। अब सवाल उठता है कि रात में तकलीफ़ क्यों ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंट को। होता यूँ है कि जब पेशेंट लेटता है, सीधा होकर लेटने की कोशिश करता है, तो हमारा स्कैपुला थोड़ा सा आउटवर्ड पोस्टीरियर साइड उसका मीडियल बॉर्डर भागता है। तो जब हम लेटते हैं तो वो प्लेन बेड जो हमारा बेड होता है, बेड के ही एकदम पैरेलल होने की कोशिश करता है और हमारे शोल्डर को बाहर सेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट होता है और वो खुलने की कोशिश करता है और पेशेंट को पेन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण हम जो होता है जो कि यहाँ पे बहुत सीवियर कंडीशन में होता है किसी उसकी वजह ये होती है कि हमारी एक डेल्टॉइड मसल्स होती है, ओरिजिन इस पॉइंट से होके इंसर्शन यहाँ पे होता है। जब शोल्डर हमारा जॉइंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता है, जाम होता है, तो हम जब अपने हाथों को उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारी डेल्टॉइड मसल्स काम करती है। शोल्डर जाम होने की वजह से डेल्टॉइड मसल्स उस इंसर्टेड पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बना हुआ
टेंडन होता है वो थोड़ा सा वहाँ इन्फ्लामेशन और थोड़ा सा पेन जैसी फीलिंग नज़र आती है। ठीक, ये तो हो गई इसकी वजह कैसे होता है, क्यों है। ठीक, अब इसके इलाज पर आ जाते हैं। इलाज देखिए दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ये होता है कि हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, जिसमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक ऑर्थोपेडिक्स क्या करते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन का इस्तेमाल करके ठीक इसी पॉइंट पे देते हैं, जिससे पेशेंट को 70 से 80% फ़ायदा उसी वक्त हो जाता है, और बाकी 25 से 30% के लिए वो फिजियोथेरेपी ही करवाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आसान हो जाता है मरीज़ को उसकी। हाँ, इंजेक्शन हर किसी को देना पॉसिबल नहीं होता, उसकी वाइटल पैरामीटर को देखते हुए, उसका शुगर लेवल, उसका ब्लड प्रेशर देखते हुए तब हम वहाँ पे दे पाते हैं। हाँ, और फिर मसला फंसता है कि अब उसको, हाँ, एक चीज़ की ताकीद बहुत ज़रूरी की जाती है उस मरीज़ के लिए कि देखिए ये जो आपका इलाज हो रहा है इसमें एक बहुत ज़रूरी एहतियात आपको ये करना है कि जिस वजह से आपको हुआ है, जिस वजह से मतलब इस करवट को लेटने की वजह से आपको ये फ्रोजन शोल्डर की इंजरी, फ्रोजन शोल्डर हुआ है, उस करवट आपको नहीं लेटना है। अगर लेटेंगे तो ये इलाज जो है सब बेकार हो जाएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इस करवट लेट के ही होता है। एक वजह और होती है, किसी वजह से हमारा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था या कोई इंजरी हुई थी, फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से मुझे प्लास्टर की ज़रूरत पड़ी थी, या प्लास्टर के साथ साथ ऑपरेशन भी हुआ था, जिसकी वजह से इस जॉइंट को इमोबिलाइज करके डॉक्टर को महीना 2 महीना रखना पड़ जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे शोल्डर जाम हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट लगभग इसका भी यही होता है। तो अपनी बात ख़त्म यहीं पर करता हूँ। किसी को इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उस सवाल का जवाब जल्द से जल्द आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।